इस कहानी की शुरुआत होती है एक मिसिंग रिपोर्ट से, लेकिन इसका अंत कुछ इस तरह से भयावह रूप में हुआ जिसे सुनकर अच्छों के रोंगटे खड़े हो गए। 31 अगस्त 2025 मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर थाना पुलिस स्टेशन में अचानक से एक शख्स घबराया हुआ दाखिल होता है। उसका नाम था सुरेश चौधरी। अब वो पुलिस से कहता है, साहब पिछले 2 दिनों से मेरी बहन अनीता चौधरी जो कि लापता है, ना तो उसका फोन लग पा रहा है और ना ही किसी ने उसे अभी तक देखा है। मुझे डर है कि कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो गई हो। पुलिस को शुरुआत में बस ये एक मिसिंग केस ही लगा, लेकिन किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि ये शिकायत सिर्फ गुमशुदगी तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि अगले ही कुछ घंटों में एक ऐसा राज खोलेगी जो पूरे शहर की रूह को हिला कर रख देगा। उस दिन पुलिस अनीता के घर पहुंची। दरवाजा बाहर से ताला बंद पड़ा हुआ था और पड़ोसियों से पूछा गया तो सब ने एक ही जवाब दिया कि हमने अनीता को पिछले 2 दिनों से देखा ही नहीं है। अब पुलिस ने जल्दी से दरवाजे का ताला तोड़ा और घर के अंदर दाखिल हुई तो पूरे घर में एक असहनीय बदबू फैली हुई थी जिसे सहन कर पाना थोड़ा मुश्किल था, जो कि वहां पर एक हरे रंग का संदूक पड़ा हुआ था। अब वो नज़र में आते ही सबको इतना तो समझ में आया कि जरूर हो ना हो इसमें कुछ तो गड़बड़ है। अब वहाँ पे उस संदूक के ऊपर कुछ इस तरह से उसके ऊपर तकिया, कपड़े, बैग रखे गए थे जैसे किसी ने जानबूझकर बॉक्स को नज़र से हाइड करने की कोशिश की हो। लेकिन जब संदूक का ताला तोड़ा गया तो जो नज़ारा सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि अंदर थी अनीता चौधरी जो बेजान पड़ी थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसी दिन उसके भाई ने लिखवाई थी। पर अब असली झटका तब लगा जब जांच में ये सामने आया कि उस घटना के पीछे कोई और नहीं बल्कि अनीता चौधरी का ही कोई अपना सगा ही शामिल है। और वो कोई और नहीं बल्कि 1 सितंबर 2025 मैहर सतना मध्य प्रदेश। अनीता चौधरी की लाश मिलने के अगले ही दिन पुलिस ने घर की फॉरेंसिक जांच शुरू करवाई। कमरे से मिले रक्त के निशान जो साफ करने की काफ़ी कोशिश की गई थी, लेकिन दीवार और संदूक पर अभी भी काफ़ी हल्के धब्बे बाकी थे, यानी क्रिमिनल ने सबूत मिटाने की काफ़ी गंभीर कोशिश की थी। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। एक पड़ोसी ने अहम खुलासा कर दिया। उस पड़ोसी ने कहा कि मैंने 28 अगस्त की रात अनीता के घर में उसके ही भतीजे को जाते हुए देखा था। ये बयान केस के लिए पहला सबसे बड़ा सुराग था, क्योंकि परिवार के बाकी लोग तो यही कह रहे थे कि अनीता का किसी से कोई झगड़ा या कोई अनबन कभी नहीं हुई थी। वो एक साधारण महिला थी जो ज़्यादातर अपना समय घर पर ही बिताती थी। लेकिन अब सवाल ये भी था कि अगर वो भतीजा 28 अगस्त की रात उसके घर पे गया था तो उसने पुलिस से ये बात क्यों छिपाई। यही सवाल अब पुलिस को परेशान करने लगा, क्योंकि जब से ही मिसिंग रिपोर्ट अनीता की दर्ज उसके भाई ने करवाई थी तब से ही उसका भतीजा खुद पुलिस के साथ रह कर के पुलिस की मदद करने का दिखावा कर रहा था, या फिर ये कहें कि मदद कर रहा था, लेकिन असल में वो हर वक्त पुलिस को गुमराह कर रहा था। लेकिन जब गांव वालों ने वो बयान दिया, यानी उस पड़ोसी ने वो बात बताई थी कि 28 अगस्त की वो रात अनीता के घर आया था, तब से पुलिस की वो रडार पर आ चुका था। 2 सितंबर 2025 पुलिस स्टेशन में अब पहले तो भतीजे को बुला लिया गया। शुरुआत से ही उसने ये कहना शुरू भी कर दिया था कि हाँ, मैं 28 अगस्त की रात को मौसी के घर गया था और मैं जाता ही रहता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने रात को खाना भी खाया, वहाँ पे रात भी बिताई और सुबह मौसी से बातचीत अच्छे से करके वहाँ से निकल गया, जबकि मौसी उस समय भी ठीक थी, बिल्कुल सही सलामत। फिर मैं अपने घर चला गया। लेकिन पुलिस के हाथ पहले से ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट लग चुकी थी। इन रिपोर्ट के मुताबिक अनीता चौधरी की सांसें तो 28 अगस्त की रात को ही थम चुकी थी। फिर दबाव और बढ़ाया गया तो भतीजा फाइनली टूट गया और उसने ये सच कबूल कर लिया। अनीता चौधरी करीब 40 साल की एक साधारण सी महिला जो सतना जिले के मैहर कस्बे में अपने घर में अकेली रहती थी। पति का निधन कई साल पहले हो चुका था और वो अब अकेले ही जिंदगी बिता रही थी। मोहल्ले के लोग ये कहते थे कि वो बेचारी बहुत ही सीधी सादी और नेक दिल की औरत थी।
कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। वो अक्सर अपनी बहनों और भाइयों से बातचीत कर लिया करती थी। पड़ोसियों के घर आना जाना लगा ही रहता था। यानी उनका जीवन भले ही अकेला था, लेकिन आसपास के लोगों से उनका अच्छा खासा रिश्ता बना हुआ था। परिवार के बीच भी सबसे नज़दीकी रिश्ता उनकी बहनों और भाइयों से ही था। बहन का बेटा यानी उनका अनीता का अपना भतीजा जो अक्सर वहाँ पे आता जाता रहता था, वो उसे मौसी कह के पुकारा करता था। मोहल्ले वाले भी उसे अच्छे से जानते थे कि उसका भतीजा उसके घर पे आता जाता रहता है, जो कि आम बात थी। और खाना खा लेता तो कभी वहाँ पे रात भी बिता लिया करता था। अब जैसे जैसे वो वहाँ पे रहने लगा, उसे काफ़ी चीज़ें पता चलनी शुरू हो गई थी। और कभी ज़रूरत हो तो वो पैसे भी इसलिए मांग लेता था क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि मौसी के पास पैसे वगैरह थोड़ी बहुत तो हैं ही। तो अनीता भी सीधे तरीके से मदद कर दिया करती थी, वो मना नहीं करती थी। उनके परिवार वाले कहते थे कि अनीता एक मासूम और मददगार इंसान थी। उन्होंने कभी भी किसी बात को लेकर के मना नहीं किया और ना ही कभी नुकसान पहुंचाया। लेकिन किसे पता था कि इतनी शांत जिंदगी जीने वाली औरत का अंत इतना भयावह और दर्दनाक होगा, और वो भी अपने ही घर के अंदर अपनों के ही हाथों। 28 अगस्त 2025 की रात सतना का एक नॉर्मल सा दिन ख़त्म हो चुका था। गली में सब लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, लेकिन अनीता चौधरी के घर की तरफ चुपचाप बढ़ रहा था उनका अपना भतीजा। ये कोई रैंडम विजिट नहीं था। भतीजे को पहले से ही पता था कि मौसी के घर में कुछ कैश और ज्वेलरी रखी हुई है, क्योंकि उसका वहाँ पे आना जाना, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल नॉर्मल ही था। कभी खाना खाना तो कभी रात बिताना, कभी पैसे मांग लेना, उसके लिए नॉर्मल सी बात थी। और इसीलिए वो उस घर की हर एक छोटी बड़ी डिटेल जानता था, और अनीता भी उसे कभी मना नहीं करती थी। उस रात का उसका प्लान बिल्कुल साफ था, चोरी करना और वापस आ जाना। लेकिन जैसे ही वो चुपके से घर में दाखिल हुआ, अंदर जाते ही जब उसने देखा कि अनीता सो रही है, घर का माहौल शांत है, सिर्फ पंखे की आवाज़ आ रही है, तो भतीजे ने मौका देखा और उसके मन में कुछ और भी खुराफाती आ गया। और सबसे पहले उसने आयरन की रॉड उठाई, उसने वार कर दिया सिर के ऊपर और अनीता बेहोश हो गई। धीरे धीरे उनकी सांसें थमने लगी। लेकिन गाइज, यहीं पर कहानी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उसने मौसी के बेहोश होने पर बेहोशी हालत में ही उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, यानी गलत हरकत की, और बिना इस बात की परवाह किए कि वो उसकी अपनी सगी मौसी है। और जब उसका मन भर गया तो उसकी बची खुची जो सांसें थी उसे भी ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, गला दबा के। इसके बाद उसने उस अलमारी को खोला जिसमें उसे पहले से ही पता था, क्योंकि उसे घर की हर डिटेल पता थी। तो उस अलमारी को खोला जहाँ पे 51,000 का गोल्ड और 1,000 नगद रकम रखी हुई थी। ये सब उठा करके अपने पास रख लेता है। अब ये सारी चीज़ें करते करते उसे अचानक से फिर होश आया कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ चोरी करने आया था, ये मैंने क्या क्या कर दिया। अब मौसी की जो लाइफलेस बॉडी थी कमरे में वैसे ही पड़ी हुई थी, और वो सोचने लगा कि अगर किसी ने देख ली तो सीधे तौर पे मैं पकड़ा ही जाऊंगा। फिर उसके दिमाग में बस एक ही थॉट चल रहा था कि किसी भी तरीके से इसे हाइड किया जाए। अब कैसे छुपाना है वो उसका दिमाग काम करने लग गया। इसलिए जब घर के अंदर इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसे अचानक से दिखा एक ग्रीन कलर का बॉक्स, जिसे आप ट्रंक कह सकते हैं। अब उसने ट्रंक को खिसकाया और उसे खोला, उसके पैर मोड़ के हाथ बांध करके उसमें किसी भी तरीके से अकेले फिट कर दिया। हालांकि ऐसा कुछ करने में उसे काफ़ी वक्त लगा, लेकिन जैसे तैसे उसने बंद कर ही दिया उस ट्रंक को, और ऊपर से उसने कपड़े, तकिए और बैग वगैरह रख दिए ताकि पहली नज़र में लगे कि इसमें सब कुछ नॉर्मल है, सामान ही रखा है। फिर उसने ट्रंक पर ताला लगा दिया। उसके बाद वो बाहर गया, मेन डोर को भी ताला लगाया, और वहाँ से ऐसे कैजुअली निकला जैसे मानो उसने ना कुछ किया हो और ना कुछ हुआ हो। ये कहानी हमें सिर्फ क्राइम के बारे में नहीं बताती गाइज, बल्कि ये सवाल खड़ा करती है कि रिश्तों में भरोसा आखिर किस हद तक करना सेफ है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।